हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। तो आज एक्सटेंड करते हैं हम हमारे इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक को। लास्ट क्लास में देखिए हमने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया था अपना लास्ट की क्लास में, और हमने देखा था कि ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर आपको पूरा थ्रू आउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को समझना है शुरुआत से, तो उसके लिए ठीक है। कई सारे एप्लीकेशंस वगैरह भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देख लिए थे, और लास्ट में जो सबसे हमने हमारा टॉपिक पढ़ा था वो क्या था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और किन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब डिपेंडिंग फैक्टर्स देखिए जो मैंने आपको बताए थे, उसमें मैंने आपको कुछ फैक्टर्स गिनाए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। पहला जो हमारा फैक्टर था वो क्या था, टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के ऊपर आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड तो एक अलग बात हो गई। दूसरा आपको मैंने बोला था कंसंट्रेशन, ये एक अलग फैक्टर होता है जिसके ऊपर भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। जो भी सॉल्यूशन आपने इलेक्ट्रोड के अंदर ले रखा है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर। एंड द थर्ड वन वॉज प्रेशर। प्रेशर आपका हमेशा देखिए नहीं आएगा। प्रेशर आपका सिर्फ और सिर्फ किसके केस में आता है, गैसियस इलेक्ट्रोड के केस में। जैसे अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके केस में, ठीक है। बाकी प्रेशर तो चलिए रेयर हो गया। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये दो इतने स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं ना जो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिसाइड करने में एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। आपने ये देखा था कि जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते थे, मतलब कि हम जब भी ई नॉट की बात कर रहे होते थे, नॉट मैंने आपको बोला था ना जब भी लगा होगा तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, हमारा स्टैंडर्ड होगा। और स्टैंडर्ड की जब भी हम बात करते थे तो उस समय मैं एक टेम्परेचर फिक्स कर देता था ऑलवेज, और कंसंट्रेशन मेरा कैसा होता था, यूनिटी। हमेशा कंसंट्रेशन को हम लोग हमेशा 1 यूनिट कंसीडर कर लेते थे। देखा था आपने, उसी के ऊपर जो बेस्ड है हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो स्टैंडर्ड डेटा स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर सबके पोटेंशियल नापे गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर में वेरिएशन कराता हूँ, कंसंट्रेशन में वेरिएशन कराता हूँ, तब मेरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा, जिसको मेजर करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक। मैंने अभी तक आपको ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बताया है जिससे कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर के साथ में रिलेट कर पाए। तो इसका मतलब हमें किसी एक दूसरे जुगाड़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से मैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी मेजर कर पाऊंगा। और उस जुगाड़ का नाम होता है हमारे लिए नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जुगाड़ हमारे लिए क्या होता है, वो नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन चेक कर सकते हैं विद टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो चलिए अपना पूरा फोकस अब हम लोग इसी बात में रखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ये कैसी दिखती है, इसका यूज़ किस किस तरीके से किया जाता है, मीन्स इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, और भी कई सारे सवाल। तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। चलिए समझते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे लिए। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक जनरल इलेक्ट्रोड है, एक मैं नॉर्मल हाफ सेल यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये इसमें कोई मेटल का मेरा इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, मान लेते हैं कोई भी मेटल है, एम मेटल है कोई, मान लेता हूँ, समझ में आई बात। नीचे इसमें इसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, इसी मेटल के सॉल्ट का, जिसमें इसी मेटल के आयंस प्रेजेंट होंगे। अब कैसा सॉल्ट है, उस पर चार्ज कितना होगा आयन पे हमें नहीं मालूम, तो इसीलिए मैंने m+n ले लिया। n कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, जनरल एक। तो इसमें m+n एक्वस आयंस प्रेजेंट है, और ये मेरा m सॉलिड क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब देखिए हमें मालूम है कि जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल के मेजरमेंट की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट की, तो हमें हमेशा लिखना किसे होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को, ठीक है ना। चाहे एनोड का वर्क करे मेरा हाफ सेल, चाहे वो कैथोड का वर्क करे, मुझे हमेशा कंसीडर किसे करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो मैं इस वाले पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखूंगा, तो क्या होगी, इसकी रिडक्शन रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये जो m+n एक्वस आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को, n इलेक्ट्रॉन्स को। बिकॉज देखिए अगर +1 चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, +2 होता है तो 2 एक्सेप्ट करता है,
प्लस n यूनिट चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, n इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, आपके m सॉलिड में। बात आई समझ में। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करें, ये है हमारे लिए एक रिडक्शन रिएक्शन। ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिडक्शन को, बिकॉज यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और अगर इस इक्वेशन के लिए मैं लिखना चाहूँ नर्स इक्वेशन, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मैं क्या लिखना चाहूँ, नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि इस हाफ सेल को मैंने T टेम्परेचर पे रखा है और इसमें m+n आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो 1 यूनिटी ना होके कुछ और है। बात आ रही समझ में। तो अब यहाँ से देखिए इसके लिए जब मैं नर्स इक्वेशन लिखूंगा तो वो कैसी बनेगी, आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे बातें नहीं हो रही हैं, मतलब जो भी बात हम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन को ना लेकर किसी अदर कंडीशन पर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब इस सेल का जो पोटेंशियल होगा उसे हम केवल ई सेल लिखकर डिनोट करेंगे, ना कि ई नॉट सेल, बिकॉज नॉट कब आएगा, जब स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज है, कंसंट्रेशन 1 यूनिटी नहीं है, टेम्परेचर कुछ और है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो हमारा पोटेंशियल नॉट ना रह के सिर्फ क्या बन जाएगा, ई सेल बन जाएगा। और ई सेल इज इक्वल्स टू होगा ई नॉट सेल माइनस में आर इंटू टी अपॉन में स्मॉल एन इंटू एफ, आर टी अपॉन में एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे E। समझ में आई। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये जो यहाँ पे इतना बड़ा ड्रामा मैंने लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं नर्स इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, नर्स इक्वेशन। डायरेक्टली आप इसको इसी फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में याद रखेंगे नहीं। ठीक, अब आपके मन में एक विचार ये आ रहा होगा कि डायरेक्ट हम इस तक कैसे पहुंच गए, ये आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो देखिए ये सब सवाल ना हमारे लिए फर्जी है, बिकॉज नर्स इक्वेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, किसने कैसे कैसे इसकी डेरिवेशन वगैरह है, ये सब हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। और इंक्लूड ना करने के पीछे एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रीजन है, बिकॉज यहाँ पर देखिए आप खुद की कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स इन्वॉल्व है, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, फैराडेस कांस्टेंट एफ हो गया, कई सारी चीज़ें। तो इसकी डेरिवेशन समझने से ज़्यादा हमारे लिए इसका एप्लीकेशन समझना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसका जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं है, तो आप भी डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं याद रखना। ये तो आगे हमारे फॉर्मेट तक पहुंचने का एक रास्ता है। इस रिएक्शन के लिए आप इस तरह से नर्स इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं आगे। आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो साइड होता है आपका एरो के इधर वाला, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट्स को, और रिएक्शन का वो साइड किसे रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट्स को। मीन्स यहाँ से अगर हम नर्स इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये फॉर्म कैसी होगी, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस में कैपिटल आर इंटू टी। अच्छा एक चीज़ और आप यहीं पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मेरा बेस है वो क्या है, E के बराबर है, जबकि इन केमिस्ट्री मुझे जनरली बेस यूज़ क्या करना होता है, 10 यूज़ करना होता है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी हमने देखा था कि हमें जनरली बेस जो यूज़ करना होता है वो लॉग बेस 10 यूज़ करना होता है। और आपको मालूम है कि E को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इस टर्म में यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आगे बना RT अपॉन में NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ। देखिए एक तो चीज़ आप पहले नोट करिए, यहाँ बेस 10 बन गया। अब क्यों, क्योंकि हमने 2.303 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बेस बन गया E की जगह 10। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन आएगा, मेरा M सॉलिड, क्योंकि यही मेरा प्रोडक्ट है, तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, M एक्वस आयन। अब इलेक्ट्रॉन आपका रिएक्टेंट नहीं होगा, समझ में आई बात, ध्यान रखेंगे। रिएक्टेंट में बस ये कौन है, M+N एक्वस आयन। इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की तरह कैसे बिहेव करेगा, ये तो एक पार्टिकल स्पीशीज है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो रिएक्टेंट में हम लिख देंगे M+N एक्वस आयंस जो है इनके कंसंट्रेशन को। तो ये एक थोड़ी सी मेरी इससे अच्छी फॉर्म दिख रही है मुझे किसकी, नर्स इक्वेशन की। ज़्यादा डिटेल्ड है, कई सारी चीज़ें मैं इसमें आराम से स्टडी कर सकता हूँ।
अच्छा एक चीज़ और यहीं पे लगे हाथ, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब ऊपर वाली फॉर्म को मैं रफ कर देता हूँ, इसका काम हमारे लिए ख़त्म हो गया, जहाँ तक इसे हमें पहुँचाना था इसने पहुँचा दिया। यहाँ से अब आप देखिए अगेन, आपको मालूम है ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये जो भी मेटल है ये कैसा है, सॉलिड है। और सॉलिड्स का कंसंट्रेशन हम हमेशा कितना अज्यूम करके चलते हैं, 1 यूनिट अज्यूम करके चलते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि सॉलिड्स का कंसंट्रेशन आप हमेशा कितना अज्यूम करके चलते हैं, 1 अज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पे m सॉलिड का जो कंसंट्रेशन हो गया वो तो कितना हो गया, 1 यूनिट के बराबर। तो यहाँ से अब ई सेल जो आपका बनेगा वो क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस में 2.303 R इंटू टी अपॉन में NF लॉग। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन कैसे रिड्यूस हुई, इसकी जगह क्या रख देंगे 1 अपॉन में, नीचे बस बचा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस N एक्वस आयंस का, मीन्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बेस में क्या है लॉग के 10। ये हो गई आपकी यहाँ से फाइनल नर्स इक्वेशन का एक फॉर्मेट। अभी भी हम फाइनल उस इक्वेशन तक नहीं पहुँचे हैं जो हमें याद रखनी है, ये सिर्फ मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आगे और काम हमें कैसे करना है, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में इन्वॉल्व जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनसे मैं आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें ई सेल की, व्हाट इज ई सेल, ये जो लिखा हुआ है, तो ये ई सेल जो है ये यहाँ पे है ईएमएफ ऑफ सेल। क्या है ये, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ है। व्हाट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल जो है ना आपका, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ है, मीन्स ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपके लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात आ रही समझ में। यहाँ पे आप एक सिंगल इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ई सेल को ईएमएफ ऑफ सेल ना कह के आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सिर्फ कह सकते हैं, बट लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वाला नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले में तो नॉट लगा होता है। बात आ रही ना समझ में। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रोड हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे ई सेल को, अगर कंबाइंड इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसे हम ईएमएफ ऑफ सेल बोल देंगे। ये दो टर्म आप समझ गए इन दोनों के बारे में। व्हाट इज आर, आर जो है आपका यहाँ पे ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपको तो इतना मालूम ही होगा। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आपने PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। और इसकी जो वैल्यू हमें यहाँ प्लेस करनी होगी ना, देखिए वो कितनी, 8.31 जूल पर मोल केल्विन के बराबर। आर की जो वैल्यू हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, व्हाट इज टी, टी इज टेम्परेचर, और जिसकी वैल्यू हमें किस में रखनी होगी, केल्विन में। आपको मालूम है इन केमिस्ट्री टेम्परेचर इज जनरली यूज्ड इन केल्विन। और यहाँ पे जो हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है टी की, वो होगी 298 केल्विन के बराबर, विच इज नथिंग बट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आर क्या है, टी क्या, हमने समझ लिया। व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब आपके मेटल इलेक्ट्रोड ने जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, ये n उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो बोलेंगे n इक्वल टू 1, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो n इक्वल टू 2, इस तरह से आगे आपका ये प्रोसीड करता जाएगा। एंड व्हाट इज f, f इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नोन एज फेराडेस कांस्टेंट। इसे तो आपने अभी तक देखा नहीं है, फेराडेस कांस्टेंट। हालांकि मैंने आपको नहीं एक्चुअली जब बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे 11th क्लास का, तो उसमें मैंने इसके बारे में अच्छी सी डिटेल एक बताई है, फेराडेस कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू वगैरह क्या होती है। तो F यहाँ पे क्या है, फेराडेस कांस्टेंट। फेराडे इज नथिंग बट द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज को मेजर करने की जो सबसे बड़ी यूनिट है आपके पास, वो क्या होती है, फेराडे होती है। तो एक चीज़ तो और क्लियर यहीं से कि फेराडे कोई मंगल ग्रह का हमारे सामने वर्ड नहीं है, ये चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट होती है, जैसे कूलॉम होती है, ठीक। और एक फेराडे जो आपका होता है, 1 फेराडे, वो 96,500 कूलॉम के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इतनी सारी वैल्यूज जो यहाँ पे हमने लिख रखी हैं,
कि सारे टर्म्स आपके यहाँ पे क्या क्या है, एक एक टर्म आप समझ गए। इसे उठाकर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसी वाली इक्वेशन में जो ऊपर मैंने लिख रखी है, तब हमारे लिए इस नर्स्ड इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्मेट बनके तैयार हो जाएगा। और देखिए वो कैसा होगा, अगर ये सारी वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताई मैं इसमें प्लेस कर दूं, देन दिस इक्वेशन विल बिकम एज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे अपना वही 8.31 इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन, नीचे n तो हमें क्लियरली मालूम है नहीं बिकॉज मेटल इलेक्ट्रोड हमने जनरली कंसीडर किया है, n की एक्यूरेट वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो एज इट इज n को रख देंगे। एंड व्हाट इज फैराडे 96,500 कूलॉम्स, और आगे का टर्म हमारा एज इट इज रहेगा log 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n एक्वस आयंस। बात आ रही ना समझ में, ये हमारे सामने बन गया और बेस में क्या रहेगा 10। अब देखिए जब आप फाइनली यहाँ से इन सारे टर्म्स की ओवरऑल कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरी कैलकुलेशंस आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा तेज है। तुरंत जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा आपके सामने, ये आएगा 0.0591 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर, अपॉन में नीचे क्या बचेगा आपका n log कंसंट्रेशन में आपके सामने यहाँ पे क्या पहले है 1 अपॉन में नीचे कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n एक्वस आयंस का, ठीक है, और बेस में क्या रहेगा 10। बात आई समझ में, ये बन गया आपके लिए नर्स्ड इक्वेशन का वो सबसे सिंपल फॉर्मेट जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर अब आप नर्स्ड इक्वेशन याद रखेंगे तो इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे, बट ये वाला जो पूरा हमारा फॉर्मेट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे इस टाइप की रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अगर आपको मैं एक जनरल फॉर्म बता दूं नर्स्ड इक्वेशन का जो हर एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, वो क्या होगा जिसे आपको मतलब याद रखना है वो वाला फॉर्मेट। तो फाइनली अब हम उस तक पहुंच गए हैं। आप याद रखेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू होगा ई नॉट सेल माइनस में 0.0591, ये माइनस लगा है, अपॉन में n, ठीक है, नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स लॉग बेस 10। अच्छा ऊपर आपने क्या देखा था 1 आया था, 1 कब आया था जब यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था, मीन्स ऊपर में क्या रख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे साइड में क्या रख दूंगा अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। तो ये वो जनरल फॉर्मेट हो गया जो हर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर आपका लग जाएगा। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस में 0.0591 अपॉन में n log concentration of product upon concentration of reactant base 10. This is the format which you have to remember as Nernst equation. इसे ही आप याद रखेंगे Nernst equation की तरह। मतलब कोई भी अब आपसे पूछे ना Nernst equation बताओ तो आप यही वाली इक्वेशन उसको बता के चिपका देंगे। बात आ गई समझ में, क्लियर एकदम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो हम समझ गए। यहाँ पे आपने देखा ये जो 0.059 वाला टर्म आया ना काफी गंदा दिख रहा है, तो इसे कैलकुलेशन करते टाइम ना आप राउंड ऑफ करके 0.06 की तरह यूज कर लेंगे। बिकॉज देखिए यहाँ से 1 है, 1 हटाएंगे तो 9 बचेगा राउंड ऑफ में, 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5। तो 0.06 की तरह आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, यहीं पे लगे हाथ। आपने जो नर्स्ड इक्वेशन का जनरल अभी मैंने शुरुआत में फॉर्मेट दिखाया था वो क्या था, ई सेल इज इक्वल्स टू, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल वही आपका माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसे, और बेस में क्या आ गया था आपके लिए ई। ये हमारा इनिशिएट जो हमने किया था जहाँ से नर्स्ड इक्वेशन को, वो वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर ईएमएफ ऑफ सेल जिसे आप कह रहे हैं, देखिए उसका रिलेशन मैंने बनाया है टेम्परेचर के साथ में, ठीक है, कंसंट्रेशन वगैरह के साथ में। तो ऐसा कुछ भी आपने इसके पहले नहीं देखा था। तो नर्स्ड इक्वेशन का जो मेन मल्टीपल यूज है हमारे लिए, जो इम्पॉर्टेंट यूज है वो यही है कि ये मुझे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ में रिलेशन बताती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। बात आई समझ में, ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे आप याद रख लेंगे।
इतना अब देखिए, जब हम फाइनली समझ चुके हैं तो अब हम लोग ना डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स के लिए ये सीख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस लिखी जाती हैं, मतलब नर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जैसे किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, मान लीजिए एक किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड जो मैंने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है देखिए आपके सामने, यही वाला। चलिए अब हम बोल देते हैं यहाँ पे कि ये किसी मेटल का इलेक्ट्रोड ना होके मेटल आइडेंटिफाइड जिंक का इलेक्ट्रोड है, मतलब मेटल ही है बट अनआइडेंटिफाइड नहीं है, आइडेंटिफाइड यानी जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है। और तो इसमें प्रेजेंट क्या होंगे, Zn+2 आयंस होंगे, सही बात है ना, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा होगा इसमें, तो इसमें Zn+2 आयंस होंगे। इस सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन तक पहुंचने का ना रास्ता जो सबसे पहले जाएगा वो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन से होते हुए। मतलब कभी भी अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, या फिर जैसे सिंगल इलेक्ट्रोड हो तो रिडक्शन रिएक्शन लिख लीजिएगा। हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बात करने जा रहे हैं। अगर डबल मतलब का एक कंबाइंड सेल आ गया पूरा हमारे सामने, उसका हम कैसे मेजर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। सिंगल इलेक्ट्रोड है मेरा जिंक का, इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखूंगा तो कैसी आएगी, Zn+2 जो मेरे एक्वस आयंस है, इन लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है और ये कन्वर्ट हो गए किसमें, जिंक सॉलिड में। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ से देखिए आगे होने वाला क्या है, नर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ इस सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अच्छा यहाँ पे ई नॉट किसके लिए हम लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिंक के लिए, मीन्स Zn+2 से जब जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है उस समय के लिए, ठीक है ना, माइनस में 0.0591 अपॉन में, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, यहाँ पे जो n की वैल्यू वो कितनी है, 2 है, बिकॉज देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। जनरल फॉर्मेट क्या था, 0.0591 अपॉन में n, तो n के प्लेस पे कितना रख दिया 2, और यहाँ से आगे क्या आएगा, log कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर देखिए प्रोडक्ट में है कौन, जिंक सॉलिड, और सॉलिड्स का कंसेंट्रेशन हम हमेशा कितना अज्यूम करके चलते हैं, 1, तो लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज Zn+2 एक्वस आयंस, तो यहाँ पे मान लिया कि जिंक एक्वस आयन का कंसेंट्रेशन हमारे सामने आएगा Zn+2 आयंस का, और बेस में क्या आएगा 10 आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमने क्या लिख ली, एक सिंगल टाइप इलेक्ट्रोड के लिए, सिंगल टाइप जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन, और इसी तरह से हम अदर सिंगल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका रोल क्या है हमारे लिए। इसका रोल देखिए ये है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर Zn+2 आयंस जो है इनका कंसेंट्रेशन यूनिटी ना होके, मतलब 1 मोलैरिटी ना होके 0.1 मोलैरिटी के बराबर है, कितना, 0.1 मोलैरिटी के बराबर है, और जो ई नॉट सेल की वैल्यू है इसके लिए, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जिंक इलेक्ट्रोड का, वो कितना है, माइनस में 0.76 वोल्ट के बराबर। तो आप बताइए कि इन कंडीशंस पर इसके लिए ई सेल की वैल्यू कितनी होगी, मींस जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा अब, बिकॉज अब देखिए ये स्टैंडर्ड तो रह नहीं गया कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बदल चुका है, तो अब ई सेल मुझे इसके लिए बताना है कि कितना होगा। डिफरेंस अब आप क्रिएट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इसी काम को करेंगे हम सबसे पहले। इतना तो हमने पहले ही कर लिया है, अब बस मुझे यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आप पहले इतना ना किए होते, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता, तो पहले आप इतना काम करते, रिडक्शन रिएक्शन लिखते, नर्स्ट इक्वेशन डिजाइन करते, और उसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते। तो देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn+2 से Zn, मतलब मुझे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो यही है, तो इसे यहाँ पे रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 0.76 रख दिया, ठीक है, माइनस का यहाँ से 0.06, देखिए मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल करते टाइम क्या है उसका लीजिए 6, तो 0.06 हम इसे यहाँ बना देंगे डिवाइड बाई 2, और लॉग में यहाँ पे देखिए आपके सामने आएगा 1 अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस कितना दिया है, 0.1 मोलैरिटी। 0.1 मोलैरिटी मीन्स 10 टू द पावर -1 मोलैरिटी, क्लियर, 0.1 को इतना लिख सकता हूँ, और बेस में क्या आएगा मेरे लिए 10। ठीक, सॉल्व करते हैं। अच्छा इसे आगे,
यहाँ से जब देखिए आप सॉल्व करेंगे तो ई सेल विल इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.76 माइनस में ये आपका देखिए 0.03 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 0.03 इंटू, अच्छा 10 टू दी पावर -1 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10, और log 10 बेस 10 क्या होता है 1। देखिए ये 10 की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 बन जाएगा, 10 की पावर 1 मतलब 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है, कोई भी हो, log a बेस a 1 होता है तो log 10 बेस 10 भी कितना होगा 1, तो ये हो गया इंटू में यहाँ से 1 के बराबर। कोई दिक्कत इतने में कोई नहीं, मतलब यहाँ से अब ई सेल जो आपका आने वाला है वो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे बस मुझे वैल्यूज को देखिए क्या करना है, नेगेटिवली ऐड कर देना है, तो 6 and 3 विल बिकम 9 and 7 पॉइंट यहाँ से आपका 0, तो माइनस ऑफ 0.79 वोल्ट ये जो आपका आ रहा है ये क्या आ गया, इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन यानी 0.1 मोलैरिटी पर इस जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड वाले से कैसा है, ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक। तो इसका मतलब देखिए ओवरऑल आप ये समझेंगे ना कि अगर मैं चेंज लाता हूँ कंसंट्रेशंस में तो आपके लिए जो है चेंज आ जाता है किसमें, सेल के पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, ये माइनस ऑफ 0.76 है, ये माइनस ऑफ 0.79 है, अगर हम दोनों में से पूछें कि ज़्यादा कौन है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें, साइन हटा दें तो ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना वो एक्चुअली में उतनी ही छोटी होती है। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए -5 और -3 में से बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे कि -3 बड़ा है ना कि -5, क्योंकि -5 जो है वो -3 से छोटी वैल्यू है। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू लिखी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो इसका मतलब ज़्यादा कौन सा पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड वाला, और कम कौन सा पोटेंशियल है, ये जो बाद में आया है ई सेल वाला। एक रिलेशन हमने बड़ा अच्छा से यहाँ से डिज़ाइन कर लिया इस चीज़ को समझते हुए, और वो रिलेशन ये है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को डिक्रीज कर दूंगा, जैसे ये वाला जो पोटेंशियल आपका मेजर किया गया था दैट वाज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेशन पे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने आपका कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी से कम कर दिया, घटा दिया, और आप भी देखिए कि उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो गई, घट गई। मींस अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को घटा दूंगा, कंसंट्रेशन कम कर दूंगा आयंस का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, इसको एकदम चिपका लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। ये हमने सीख लिया एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए किस तरह से नर्स इक्वेशन डिफाइन की जाती है और उसको यूज करते हुए किस तरह से कैलकुलेशंस किया जाता है, इस बारे में। अब मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर 2 कंबाइंड सिस्टम इलेक्ट्रोड के लिए लिखना सिखा देता हूँ कि उसके लिए हम नर्स इक्वेशंस किस तरह से लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे जो हमने गैल्वेनिक सेल अपना देखा था जिंक कॉपर कपल वाला, उसके लिए अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल के लिए आपको मालूम है, अब सेल तो बनाने की मुझे जरूरत है नहीं बिकॉज मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन मालूम है। व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले Zn से Zn+2 आयंस में, ये सॉलिड और ये क्या एक्वस, सही है। और यहाँ से फिर एक ऐसे सॉल्ट ब्रिज खींचेंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा रिडक्शन साइड, तो कॉपर +2 से कॉपर। समझ में आई बात। ये आपके लिए क्या हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल का। अब देखिए यहाँ से मुझे इसके लिए क्या लिखना है, नर्स इक्वेशन लिखनी है। ये मैं किसके लिए देखिए लिखने जा रहा हूँ, रेडॉक्स कपल के लिए। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए तो हमने सीखा, ये किसके लिए है, रेडॉक्स कपल के लिए। इसके लिए अगर नर्स इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन देखिए हमें कैसे मिलेगी, डायरेक्टली देखते हैं। अब यहाँ पे आप तो जानते हैं एनोड रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड रिएक्शन लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन इक्वल करके तो हमें मिल जाएगी सेल रिएक्शन। लेकिन डायरेक्टली जरा सा देखते हैं यहाँ से लिखना। आपको मालूम है जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, सही है ना। तो यहाँ से देखिए जिंक और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, Zn+2 में। कोई दिक्कत नहीं, ये सॉलिड था और यहाँ पे क्या आ गया, एक्वस आ गया, सही है। अच्छा Cu+2, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, Cu+2 एक्वस आयन, और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, कॉपर में, तो यहाँ पे लिख देते हैं Cu सॉलिड। तो ये जो आपके सामने बन के आ गया, देखिए ये आ गई क्या हमारे लिए सेल रिएक्शन फॉर गैल्वेनिक सेल।
ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है, तरीका भी आप सबने समझ लिया होगा, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब आगे यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, करना ये है कि इसी रिएक्शन का यूज करते हुए मुझे यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन डिजाइन करनी होगी। दिस साइड इज फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट्स। चलिए लिखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं जो गैल्वेनिक सेल यहाँ पे बना उसका पोटेंशियल क्या है, ई सेल, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को चेंज कर दिया है तभी तो ये आएगा। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका कितना है, ई नॉट सेल के बराबर है, तो ई नॉट सेल यहाँ लिख दिया। अच्छा, माइनस लगाएंगे नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे 0.0591 अपॉन में नीचे क्या आएगा, एन आएगा, नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ पे कितने हैं, 2 के बराबर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिंक ने आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और कॉपर ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो गए, 2, क्योंकि हमें केवल गेन वाले इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं, लूज वाले नहीं। गेन वाले कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिया हमने। आगे क्या लिखेंगे, लॉग कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट्स का। अच्छा, प्रोडक्ट्स है कौन आपके लिए, प्रोडक्ट्स में आपके पास है सॉलिड कॉपर वाला और जिंक एक्वस वाला। सॉलिड का तो कितना हो जाएगा 1, तो उसको हटाते हैं, बचा कौन, जिंक एक्वस आयन, तो Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन अपॉन में प्रोडक्ट का तो हो गया। रिएक्टेंट साइड में देखिए जिंक सॉलिड है तो इसका 1 और बचा कॉपर, तो Cu+2 आयंस का कंसंट्रेशन। समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, बेस में 10 आ गया। एक्चुअली देखिए आप पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। यहाँ से Zn+2 है तो देखिए कॉपर सॉलिड ऐसे आया होगा ब्रैकेट में, नीचे यहाँ पे जिंक सॉलिड आया होगा और इसका भी कितना हो गया होगा कंसंट्रेशन 1, और इस सॉलिड का भी कितना हो गया होगा 1। तो समझ में बचेगा ओवरऑल आपके सामने यही टर्म। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये जो आपने डिज़ाइन कर लिया भाई साहब यहाँ पे पूरा का पूरा, ये क्या हो गया आपके लिए, एक कंबाइंड रेडॉक्स कपल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखने का तरीका। सिर्फ तरीका समझाना चाहता था। तरीके में आपने देखा क्या, तरीका ये लिखने का कि कंबाइंड जब भी आपको रेडॉक्स कपल मिले, सबसे पहले उसके लिए प्रॉपर एक सेल रिएक्शन लिख लीजिए और फिर उस सेल रिएक्शन को देखते हुए नर्स्ट इक्वेशन को डिज़ाइन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम खाने का काम है। बात आ गई ना समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। लेकिन अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो खाने का काम नहीं है, बिकॉज अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखना सीखने जा रहे हैं किसी गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए, गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए। गैसियस इलेक्ट्रोड जैसे आपका कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह हो गया, इसके लिए। तो थर्ड केस जो है मेरा वो क्या है, इट्स फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड। गैसियस इलेक्ट्रोड लाइक SHG मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे इसका भी रिप्रेजेंटेशन मालूम है। ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले मुलाकात होती है प्लैटिनम वायर से, सिंगली इसको डिस्टिंग्विश करेंगे किससे, आगे बढ़ेंगे तो बात हमारे सामने मुलाकात होगी हाइड्रोजन गैस से हमारी, और फाइनली हम लोग किसके पास पहुंच जाएंगे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ एक्वस आयंस के पास। तो ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अच्छा, मुझे मालूम है कि चाहे एनोड का वर्क करे ये, चाहे कैथोड का वर्क करे, अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, है तो ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड ही ना, तो इसके लिए अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो मैंने आपको बोला जब भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखना हो हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखिए। इसके लिए चलिए हम लोग रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो इसके रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी कि ये आपका जो होगा H+ एक्वस आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और तुरंत इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 गैस में, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम हाफ कर देंगे। बात आई समझ में। नर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसके लिए लिखें तो ये है हमारे प्रोडक्ट्स, ये है रिएक्टेंट। चलिए डायरेक्टली लिखते हैं आगे, अब तो आप लिखना सीख ही गए हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n, ठीक है, लॉग 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 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब मामला फंसा देखिए, इसीलिए मैंने बोला था खाने का काम नहीं है। प्रोडक्ट में आपके पास कौन है, एक गैस है। प्रोडक्ट कौन है, एक गैस है, और गैस का मुझे कंसंट्रेशन नहीं बल्कि प्रेशर मिलता है। गैस के केस में मुझे कंसंट्रेशन नहीं बल्कि प्रेशर मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाला टर्म है ना, उसकी जगह हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ
हाइड्रोजन गैस, और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऐसे लिखा जाता है उसके खोपड़ी पे जो मोलर कोफिशिएंट होता है ना उसको पावर दे दी जाती है। ठीक, इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन भी लिखा हो हमने, तो अगर कंसंट्रेशन के आगे कोई मोलर कोफिशिएंट है तो उसे उस डब्बे के ऊपर पावर चढ़ा के इंक्लूड कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हाफ मैंने यहाँ पे पावर चढ़ा दिया। अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे, तो रिएक्टेंट में यहाँ देखिए कौन है, H प्लस एक्वस, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ किसका, H प्लस का। नो डाउट ये हमारे सामने एक हमारा मामला सॉर्ट आउट हो गया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से देखिए E नॉट सेल, मुझे मालूम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा कैसा होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी हो क्या, E सेल इज इक्वल्स टू माइनस में अच्छा N की अगर बात कर ले तो N यहाँ पे कितना है, 1 के बराबर। तो ये भी हमारा मामला खत्म। यहाँ से बचा फाइनली 0.0591 लॉग में कंसंट्रेशन या फिर सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, और इसकी पावर कितनी, हाफ, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन। अब ये जो भी दिया होगा ये और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की जो वैल्यू दी होगी उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से जो भी कैलकुलेशंस करनी होगी ई सेल की वो कर लेंगे। तो ये था क्या लिखने का तरीका, गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए हम किस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ये तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा था। और आई होप अब आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे और अच्छे से समझ जाएं। इसके लिए चलिए आपको मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे अगर मुझे H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दे दिया हो, 0.1 मोलैरिटी, तो आप मुझे ई सेल कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। ठीक, अगर मैंने पहले से इतना काम करके ना रखा होता तो मैं क्या करता, पहले ये इक्वेशन लिखता रिडक्शन वाली, फिर ये नेक्स्ट इक्वेशन बनाता, यहाँ तक पहुँचता और अब फाइनली वैल्यू सब्सटीट्यूट करता। बट इतना मैं पहले कर चुका हूँ तो अब डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ से हमसे ई सेल पूछ रहा है, देन ई सेल विल बिकम इक्वल्स टू माइनस में 0.06 आप यूज़ कर लीजिए कैलकुलेशन में, लॉग लगाएंगे और लॉग के आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की वैल्यू मुझे दी है, नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, कहीं भी पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है। तो याद रखिएगा जब भी आपको कभी पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का ना गिवन हो ना गिवन हो, अपनी तरफ से 1 atm मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 1 atm के बराबर। तो यूनिटी मान लिया हमने, तो पार्शियल प्रेशर की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। अपॉन में कंसंट्रेशन यहाँ मुझे गिवन है, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलैरिटी, मीन्स नथिंग बट 10 टू द पावर -1 मोलैरिटी। लिख सकता हूँ, पावर में कैलकुलेशन करना आसान है। और लॉग के बेस में मेरे पास क्या है, 10 है, कोई दिक्कत, यहाँ पे भी लॉग के बेस में 10 है। ठीक है, ये देखिए फिर से क्या हो जाएगा 1, बिकॉज 10 की पावर -1 ऊपर गया तो बना 10 और log 10 बेस 10 कितना हो जाता है 1, तो ये फाइनली बिकम हो गया 1। तो ई सेल जो यहाँ से आया मेरे लिए वो बस कितना आया, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस में 0.06 वोल्ट के बराबर। नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आ गई है, देखिए नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव से बड़ा होता है आपका 0। आप खुद देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 1 मोलैरिटी था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 0। लेकिन कंसंट्रेशन को कम करते ही वैल्यू आपकी नेगेटिव में चली गई है। फिर से हमारा वही रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है कि अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को डिक्रीज कराया तो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बात आ रही समझ में? ये हो गया हमारा एक और काम यहाँ से आसान सॉरी पूरा मामला सॉर्ट आउट। अब चलिए हम लोग ना नेक्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमने सीख लिया नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नेक्स्ट इक्वेशन कैसी दिखती है, क्या शक्ल होती है इसकी, कैसा फॉर्मेट होता है, ये सब ये मेरे लिए क्यों यूज़फुल है, क्या मुझे ये बताती है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किस तरह से इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए लिखा जाता है, मीन सिंगल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए, गैसियस इलेक्ट्रोड्स वगैरह के लिए, ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं, एज वेल एज रिडॉक्स कपल्स के लिए, सब कुछ हमने देख लिया। अब हमें इसके एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसका हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर इक्वेशन जो है, किसी पर्टिकुलर सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही केसी कांस्टेंट, केसी जो आपने पढ़ा था कहाँ, 11th क्लास के
इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी चैप्टर का केसी, ठीक है। ये हम जानते हैं, हम रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम सेल रिएक्शंस के लिए केसी कैलकुलेट करने में किसका यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन का। दूसरा, एक तो आप समझ गए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, केसी। दूसरा ना, हम पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, सेल्स की जो सेल रिएक्शन है उसका पीएच भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। इसके अलावा अगर मैं ये सब कैलकुलेट कर लूँ तो मैं सेल ने कितना वर्क डन किया, सेल ने कितना काम किया, ये भी पता लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। और वर्क डन अगर मुझे पता चल गया तो उस सेल की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, इस चीज के बारे में भी मैं एक इंफॉर्मेशन, एक आइडिया लगा सकता हूं। तो ये सब एप्लीकेशन है आपके किसके, नस्ट इक्वेशन के। वन बाय वन चलिए हम लोग एक एक चीज यहां से अपनी पाते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, देखिए यहां से केसी, केसी पे सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। केसी कैसे हमें मिलेगा, तो हैशटैग केसी लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं, चलिए एक रेडॉक्स कपल जो हमारा सेल था गैल्वेनिक सेल, उसके सेल रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। तो गैल्वेनिक सेल कैसा दिखता था आपको, ऐसा Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज Cu+2 से एक्वस से ये कन्वर्ट होता था किसमें, Cu सॉलिड में। ये आपका गैल्वेनिक सेल हो गया। इस सेल की सेल रिएक्शन चलिए लिखते हैं। तो सेल रिएक्शन क्या होगी, जिंक सॉलिड प्लस में Cu+2। अब तो इतना आपको ये देख देख के रट्टा हो गया होगा एकदम से, ठीक है। गिव्स आउट, यहाँ पे आपका क्या आएगा आगे, Zn+2 एक्वस आयंस एंड Cu सॉलिड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये बन गई मेरी सेल रिएक्शन यहाँ से। अब देखिए इस सेल रिएक्शन के लिए मुझे फाइंड क्या करना है, केसी। तो इस सेल रिएक्शन का केसी मैं किसकी हेल्प से कैलकुलेट करूंगा, केसी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। नस्ट इक्वेशन चलिए लिखते हैं इसके लिए, हालांकि हम पहले लिख चुके हैं तो डायरेक्टली लिख देते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 0.0591 अपॉन में n आएगा। हालांकि हम जानते हैं कि n इज इक्वल्स टू 2, बट हम जनरल फॉर्मेट में ही इसको लिखते चलते हैं। तो n आ गया लॉग, ठीक है। लॉग में देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सबसे पहले। तो सॉलिड का तो कितना हो गया, 1 हो गया, बचा Zn+2, आपने देखा ही था। तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन में नीचे रिएक्टेंट का, तो सॉलिड जिंक सॉलिड का 1, तो बचेगा सिर्फ कॉपर, तो Cu+2 का कंसंट्रेशन। समझ में आ रही ना बात, आपको आ गई। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो थोड़ा सा गौर फरमाते आपको दिखेगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है आपका किसके बराबर, Kc, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। याद आ रहा होगा आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर। समझ में आ गई बात। तो ये पूरे टर्म की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, केसी रख सकता हूँ। और इतना अगर आपने समझ लिया तो अब काम हमारा यहाँ से आसान हो जाता है। आगे देखिए हमें प्रोसीड कैसे करना होगा। ये है मेरा केसी, इसकी जगह अब मैं देखिए फाइनली क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में नीचे क्या n लॉग। अब मैं इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, केसी लिख सकता हूँ, और बेस में क्या है 10 है, मुझे मालूम ही है। एक चीज़ और देखिए, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई कुछ इस तरह से, मतलब ये जो आपकी सेल रिएक्शन थी कि Zn+2 प्लस में नहीं सॉरी Zn+Cu+2 से आपके क्या फॉर्म हो रहे थे, Cu सॉलिड प्लस में Zn+2 आयंस। इस सेल रिएक्शन के बीच अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या है कि ना तो ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक्चुअल में ये दोनों तरफ हो रही है। हमें मालूम है कि ये दोनों तरफ हो रही है, लेकिन इतनी तेजी से हो रही है ना कि तुरंत जैसे ये बन रहा है वैसे ही इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ओवरऑल हम बोलेंगे रिएक्शन नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं रुक गई है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है
रिएक्शन स्टॉप हो गई है, मीन्स ये जो आपका जिंक वाली साइड है और ये जो आपकी कॉपर वाली साइड है, इस तरफ कोई भी रिएक्शंस आपकी नहीं हो रही हैं, तो क्या कोई सेल का पोटेंशियल डेवलप होगा सेल के बीच में? नहीं होगा, बिकॉज आपको मालूम है कि सेल का जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से डेवलप होता है। बट जब ये रिएक्शंस ही रुक गई तो काहे का पोटेंशियल? कुछ नहीं। मतलब अगर हम बोले कि एट इक्विलिब्रियम, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पर बात करें तो आपका जो ई सेल होगा ना, ई सेल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। नो पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम। तो अगर ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट करें तो देखिए 0 इज इक्वल्स टू इतना, सही है? तो एक साइड इधर आ जाएगी आपकी, तो फाइनली बनेगा क्या यहाँ से? ई नॉट सेल, देखिए इसको 0 करते ही ना, ये एक साइड नेगेटिव वाली इधर कर देते हैं, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या बना? 0.0591 अपॉन में n। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यार ई नॉट सेल को क्यों नहीं 0 किया इक्विलिब्रियम पे? तो भैया ई नॉट सेल जो है आपका ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल है, उस समय आपका कंसंट्रेशन 1 यूनिट है, कोई इक्विलिब्रियम वहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ई नॉट सेल को 0 नहीं करेंगे, ई सेल को 0 करेंगे। समझ में आ गई बात इक्विलिब्रियम पर? तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग, यहाँ से क्या आ जाएगा? के सी और बेस में क्या आ गया आपके? 10 आ गया। ठीक, इससे थोड़ा सा और अच्छे से हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई वर्किंग मेथड में कोई दिक्कत ना हो हमारे। थोड़ा सा और अच्छे से जब हम इसे लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा? n इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा n ई नॉट सेल अपॉन में ये टर्म 0.0591 इधर ले आए, 0.0591 इधर केवल और केवल देखिए बचा क्या? इक्वल्स टू में लॉग के सी बेस में 10। ठीक है, हम बोलेंगे अगर मैं यहाँ से एंटी लॉग ले लूँ, क्या ले लूँ? एंटी लॉग ले लूँ, तो एंटी लॉग लेने पे देखिए, क्योंकि एंटी लॉग क्यों? मुझे के सी फाइंड करना है, बात आई ना समझ में? के सी फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ से लॉग को रिमूव करना होगा, तो लॉग हटाऊंगा मीन्स एंटी लॉग लूंगा। तो देखिए एंटी लॉग लेने का रूल आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। अगर हमारे सामने ऐसे लिखा है लॉग एक्स बेस में 10 इज इक्वल्स टू समथिंग, मान लीजिए y के बराबर, और मैं बोलूँ x बताइए क्या होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाता है ना, ये जो लॉग का बेस है इस पे पावर चढ़ जाता है सामने वाला नंबर, ये लॉग सॉल्व करने का तरीका है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर y। समझ में आ गई? बेस पे पावर, बेस पे पावर, ये जनरल मेथड होता है इसको याद रखने का। तो वही बेस पे पावर मेथड हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग लेते ही देखिए आपका यहाँ से बन क्या जाएगा? के सी इज इक्वल्स टू 10 की पावर, ये पूरा टर्म आ जाएगा, सही है? तो के सी इज इक्वल्स टू 10 की पावर ये पूरा टर्म, यानी कि n ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। ये जो आपके सामने फाइनली एक्सप्रेशन बन के आई है, ये आपको बताएगी आपके जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन होगी उसके केसी की वैल्यू। फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान में रखना है, हिट फॉर्मूला है, इससे आपसे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, केसी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर n ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। कोई भी दिक्कत की बात यहाँ से नहीं है। तो अब हम यहाँ से आगे आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। केसी हमने फाइंड करना सीख लिया कि केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पीएच की, कि किस तरह से पीएच कैलकुलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर सेल रिएक्शन का। बात आ रही समझ में? इसे रफ करते हैं। और अब हमारा टारगेट कौन है? पीएच। पीएच कैलकुलेशंस करनी है हमें। ओके, चलिए पीएच इज इक्वल्स टू, अच्छा होता क्या? देखिए पीएच इज इक्वल्स टू होता है आपका नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। मालूम है आपको? मतलब कि अगर मुझे pH तक पहुंचना है तो मुझे हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स जो pH मैं कैलकुलेट करता हूं वो किसके लिए? ऐसे कॉम्बिनेशंस के लिए जिनमें मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको pH कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और यहीं से हमें जनरल फार्मूला भी मिल जाएगा pH का। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए pH कैलकुलेट करना है तो नस्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन आनी चाहिए, जो कि क्या थी आपके लिए? H प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था और कन्वर्ट हो जाता था किसमें? हाफ ऑफ H2 में, गैस में। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं थी। इसके लिए जब हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी थी तो कैसी थी वो, ई सेल इज इक्वल्स टू में ई नॉट सेल, और आपको मालूम है ये कितना होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 माइनस में 0.0591 अपॉन में n, जनरल फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ठीक है, 591 अपॉन में n। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके लिए लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन देगा तो यहाँ पार्शियल प्रेशर और आएगा किसका, H2 गैस का, और उस पर पावर हाफ, और ये भी कितना हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना गिवन हो तो पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का आप कितना अज्यूम कर लेंगे 1 यूनिटी के बराबर, ठीक है। अपॉन में यहाँ से क्या आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, देखिए रिएक्टेंट की जगह कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयंस। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से इतने पोर्शन में तो आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ से इसी इक्वेशन को अब अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज़ वगैरह जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये बनेगी ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस में 0.0591, सही है, इनटू मतलब सॉरी अपॉन में n, यहाँ से आएगा आपका लॉग, देखिए ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है H प्लस एक्वस आयन, तो 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस ऐसे आएगा ये, और देखिए यहाँ पे इस डिब्बे पे पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और जब ये डिब्बा ऊपर जाएगा तो देखिए फाइनली आपका क्या बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर -1। तो फाइनली मैं इसे इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, और बेस क्या है यहाँ मेरे लिए 10 है, ये तो मुझे मालूम है ही है। अच्छा यहाँ से ना देखिए मैं कुछ टर्म्स को आगे ले आता हूँ ऐसे, मतलब थोड़ा सा दूसरे टाइप से इसको लिख देता हूँ। अगर मैं इसे कुछ ऐसे लिखूँ कि ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस में 0.0591 अपॉन में n, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कैसे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लॉग पे आपको मालूम है कि अगर ऐसा लिखा है लॉग m पे पावर n और बेस 10 लिखा है तो ये n आगे आ जाता है और ये बन जाता है n log m बेस में क्या 10, इतने में तो दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ से देखिए आपका -1 भी कुछ इसी फॉर्मेट में दिख रहा है पावर n के फॉर्म में, ये आगे आ गया तो -1 का मतलब सिर्फ माइनस ही आया आगे, वही है ना, -1 मतलब माइनस, लॉग में क्या आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और बेस में क्या है आपके 10 है, ये टर्म आया। अच्छा ये टर्म जो आया यहाँ पे आपका नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यार ये तो pH के बराबर है ना, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ pH लिख सकता हूँ। अब मेरा काम यहाँ से आसान हो गया, यहाँ से मैं क्या बना लूँगा, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस में 0.0591 अपॉन में n, ये इतना टर्म इनटू ये पूरा टर्म किसके बराबर है, pH के बराबर, तो यहाँ लिख दिया मैंने pH, सही है। pH की वैल्यू मुझे बतानी होगी हमेशा, तो pH इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा Ne सेल अपॉन में 0.0591 और वो भी कैसा नेगेटिव। ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने बन के आई है ये आपको हमेशा बताएगी क्या, pH की वैल्यू किसी ऐसे सिंगल इलेक्ट्रोड मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए या फिर ऐसे कपल ऑफ इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया गया हो उनके लिए। समझ में आ गई बात आपको, बिल्कुल आ गई होगी। तो Kc और pH हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है, डेराइव कर लिया है इक्वेशंस को। बाय द वे अगर आप कभी भूल जाएं तो सिंपल सी डेरिवेशन से इक्वेशन को डेराइव भी कर सकते हैं, बट अगर याद रखेंगे तो टाइम सेव होगा, अच्छी बात रहेगी। तो Kc pH तक तो हम पहुँच गए, अब बचता है हमारे लिए वर्क डन। वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सेल का, ठीक है। तो देखिए वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते टाइम उसमें पोटेंशियल चैप्टर में जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा V इज इक्वल्स टू W/Q। अरे 10th में भी ये फॉर्मूला था भाई, 10th में भी था हमारे सामने। V इज इक्वल्स टू क्या, W/Q मीन्स पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है ना, तो W इज इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से V इंटू Q हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पे V देखिए आपको किसे इंडिकेट करता है, पोटेंशियल को, जो कि सेल के केस में क्या होता है EMF होता है, तो ये क्या होता है EMF और ये क्या होता है चार्ज हो गया, सही है ना। तो मतलब किसी सेल का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, EMF ऑफ सेल इनटू में इसी को देखते हुए चार्ज फ्लो, सही है ना, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज हम बोल सकते हैं,
फ्लो ऑफ चार्ज का जो अमाउंट होगा उसके बराबर। तो पूरा लिख देते हैं अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सही है ना। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ईएमएफ इनटू अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होगा वर्क डन का वो क्या, मान लीजिए वर्क डन आपका है W, तो W इज इक्वल्स टू सेल का जो आपका ईएमएफ होगा, ठीक है, उसे हम किससे अभी तक डिनोट कर रहे हैं, ई सेल से, सही बात है। तो ई सेल आपका क्या हो गया, सेल का ईएमएफ इनटू में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। अब इसे देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने 10th में पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई होता है, सही है। व्हाट इज N, N इज कोई नंबर होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे मतलब N आपका 1 2 3 4 कोई नंबर होगा, और E क्या है आपका यहाँ पे, E जो है आपका वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट आपने अभी देखा कि यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं इस पूरे सेल के केस में, तो हम चार्ज को नाप रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अभी आपने पीछे नस्ट इक्वेशन में भी देखा था, और उसी को यूज करते हुए अगर हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मुझे चार्ज किस में कैलकुलेट करना होगा, फैराडे में। मतलब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, N इंटू में F के बराबर। कोई दिक्कत, वहाँ पे E में था, यहाँ पे किस में आ जाएगा, F में आ जाएगा। तो E सेल इंटू में N इंटू F, ये जो आपके लिए फॉर्मूला आया वो किसका आ गया, वर्क डन का। तो W इज इक्वल्स टू फाइनली आप लिख सकते हैं NF E सेल के बराबर। ऐसे थोड़ा सा हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। W इज इक्वल्स टू में NF E सेल, ये आपका जो क्या आ गया, वर्क डन आ गया, किसी सेल के थ्रू किया हुआ। मतलब किसी सेल को पोटेंशियल डेवलप कराने में, चार्ज को फ्लो कराने में कितना काम करना पड़ा है, ये उस चीज़ की मेजरमेंट है, ठीक। अब आती है बात हमारे लिए गिब्स फ्री एनर्जी की, कि गिब्स फ्री एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो हमें मालूम है जो डेल्टा जी होता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा था कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स नाम के एक चैप्टर में, कि जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। मतलब अगर ये जो वर्क डन है मैं इसका नेगेटिव कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी। यानी जो डेल्टा जी यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, वर्क डन का नेगेटिव, यानी माइनस में NF E सेल के बराबर। बात आई समझ में। ये क्या है, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। इसमें तो आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ चलिए यहाँ से हम लोग और देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। ये तो बात हमने अभी तक सिर्फ किसकी की, गिब्स फ्री एनर्जी की। हमसे ना स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। मतलब ना कहने का ये है कि ये वो एनर्जी है जब आपने सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं रखा है, बट अगर मैं सेल को स्टैंडर्ड कंडीशंस पर रखूं तो उस समय उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में हमसे बात पूछ सकता है। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करें तो आपका ये जो ई सेल है यही किस में बदल जाता है, ई नॉट सेल में। तो मतलब डेल्टा जी भी किस में बदल जाएगा, डेल्टा जी नॉट में। डेल्टा जी नॉट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि बराबर होगी किसके, माइनस में NF, और ई सेल की जगह बस क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है। छोटा छोटा सा यहाँ पे बस देखिए शब्दों का खेल है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन। एक गोला लगाते आप देख रहे हैं चीज़ें बदल जा रही हैं। गिब्स फ्री एनर्जी से ये किसके लिए फॉर्म बन जा रही है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म बन जा रही है। समझ में आ गई ना बात। तो ये क्या है आपके लिए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। कुछ लोग इसे गिव्स समझ रहे होंगे, बट ये वो देने वाला गिव नहीं है, इट्स गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। अब एक फॉर्म देखिए यहाँ से हमसे और इसकी पूछता है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। हमसे कभी कभी ऐसे बोल देता है कि भाई साहब आप हमें गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करके दिखाइए इन द टर्म्स ऑफ केसी के फॉर्मेट में। अच्छा केसी अभी आपने क्या देखा था, केसी इज इक्वल्स टू था 10 की पावर यहाँ से आपका एन एफ, या फिर एफ का टर्म हमारे सामने था कि नहीं था। अभी हमने जस्ट पीछे जो अपनी केसी वाली इक्वेशन सॉल्व की थी, नहीं एफ का टर्म नहीं था हमारे सामने क्या था यहाँ से एन ई सेल। या फिर चलिए एक काम करते हैं, हम फिर से अगेन इसको एक बार डिराइव ही कर लेते अपनी केसी वाली जो इक्वेशन थी। तो यहाँ से ये आता था ई सेल तो हमारे लिए 0 हो जाता था बिकॉज इक्विलिब्रियम पे बात थी। ई नॉट सेल
इज इक्वल्स टू हमारे सामने यहाँ से बनता था 0.0591 अपॉन में n के बराबर, और यहाँ क्या आता था log KC बेस 10 आ जाता था। तो ठीक है, अब यहाँ से जो आपका KC आएगा, देखिए KC से अच्छा हम log KC कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें वही यूज़ करना है। तो log KC इज बेस 10 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बन जाएगा n e नॉट सेल, क्योंकि e सेल तो 0 होता है, तो n e नॉट सेल अपॉन में 0.0591। चलिए अच्छा हुआ हमने ये अगेन डिराइव कर लिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे इसी टर्म की ज़रूरत थी log KC की, तो हमें ओवरऑल ये करना ही पड़ता। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, गिव्स फ्री एनर्जी को अगर आपको कैलकुलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ KC, तो एक ही रास्ता है, मैं यहाँ से E नॉट सेल को सब्सटीट्यूट कर दूँ। मतलब यहाँ से जब आप देखिए E नॉट सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे 0.0591 अपॉन में n log KC बेस 10 के बराबर। तो जब आप उसे उठा कर यहाँ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, देन इट विल बिकम डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू में माइनस में देखिए एन एफ और आगे यहाँ से क्या आपका हो जाएगा E नॉट सेल की जगह ये वैल्यू, तो मतलब कि 0.0591 अपॉन में क्या आ जाएगी n, और log KC बेस में क्या चीज़ आपके सामने 10। बात आ गई समझ में। यहाँ से देखिए n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब फाइनली ये क्या बचा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू में माइनस का f 0.0591 log KC बेस 10। कोई दिक्कत यहाँ से आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी एक और गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन का फॉर्मेट बन गया, किसके टर्म में, KC के टर्म्स में। समझ में आ गई बात। इसे भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है, यूज़ करने के लिए बोल सकता है। कभी कभी देखिए कुछ बुक्स में ना इसको RT के भी फॉर्म में लिखा होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट UGC के भी फॉर्मेट में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हमें लिखने में। बस आप इसी इक्वेशन में देखिए आपने log 10 वगैरह बेस वगैरह चेंज किया था। चलिए मैं लिख के ओवरऑल आपको दिखाई देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आपके सामने क्रिएट हो। अगर आपको इसे R के टर्म्स में लिखना होगा ना, कुछ नहीं करना है, बस देखिए यहाँ से log KC जो आपकी वो इक्वेशन है उसी को मैं लिखता हूँ, log KC इज इक्वल्स टू देखिए क्या है, n e नॉट सेल के बराबर, सॉरी यहाँ से गलत थोड़ा सा हमने लिखा, गलत नहीं एक्चुअली सही है लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ेगा। e नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, 0.0591 लिखा है। ये कब आया था, इसके पहले तो यहाँ पे RT लिखा हुआ था, नीचे NF लिखा हुआ था, याद आ रहा है ना आपको। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था log ऐसे, फिर बाहर मान लीजिए KC है और बेस में यहाँ पे क्या है 10 है आपका, ठीक। बेस में 10 कब यहाँ बना था, जब आपने यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये फाइनल इक्वेशन थी, और जब हमने यहाँ पे RT और F वगैरह की वैल्यूज़ रख दी थी तब हमें जाके वो 0.0591 वाला फॉर्म मिला था। तो अब अगर आपको इसी इक्वेशन को R के टर्म्स में लिखना है तो बस कुछ मत करिए, बस सिंपली यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए E नॉट की वैल्यू उठा के इस जगह। तो डेल्टा G नॉट जो आया है इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा माइनस में n इंटू में f। बात आई समझ में। E नॉट की जगह चलिए वैल्यूज़ यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो E नॉट की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे ये वैल्यू रखेंगे, यानी कि 2.303 RT अपॉन में क्या चीज़ NF, लॉग में क्या हो जाएगा यहाँ से KC बेस में 10। कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए NF से NF कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू बचा क्या, टू माइनस का 2.303 RT log KC बेस 10। तो ये एक और फॉर्मेट हो गया आपके लिए गिव्स फ्री एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ KC एंड R, जो कि आपसे पूछता भी है जनरली। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक ये फॉर्मेट, दूसरा ये फॉर्मेट, एक यहाँ हमने लिख रखा था डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस में NFE सेल, और फोर्थ वन ये वाला डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस में NFE नॉट सेल। ये जो तीन फॉर्मेट बने देखिए किसके, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के। तीनों आपको ध्यान रखने, तीनों को हम कैलकुलेशंस करते समय इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो अपना लेक्चर है वो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसी के साथ में हमारा ये जो गैल्वेनिक सेल वाला जितना पोर्शन था, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड वाला, ये हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट अपना कर लिया है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन सेल के बारे में, जो कि एक स्पेशल टाइप का सेल है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा हो तो अभी तक हमने केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करता हूँ किसी सेल के रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे के क्या करवाना, किसी सेल की रिएक्शन को स्टार्ट करवाना, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना पोर्शन आपने पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज इसका यूज़ ख़त्म नहीं हुआ है। आगे हम इसी को यूज़ करते हुए काम करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।